हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत द्विध्रुव के विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। ठीक है, विद्युत क्षेत्र कैसा होना चाहिए? समरूप होना चाहिए और उस विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव स्थित होना चाहिए जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। और इस विद्युत द्विध्रुव के विद्युत स्थितिज ऊर्जा का कैलकुलेशन हम लोगों को करना है। तो आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूं, किसी भी बाह्य विद्युत क्षेत्र में अगर किसी बिंदु आवेश को रख दें और उस बिंदु आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा हम लोगों को ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे? जिस विद्युत आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का कैलकुलेशन करना हो, केवल उसी बिंदु आवेश को अनंत से उसके दिए गए स्थिति तक लेकर आएंगे और लेकर आने के दौरान विद्युत क्षेत्र के द्वारा कुल कार्य निकालेंगे। कुल कार्य का माइनस आवेश के विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। यहां भी हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। ये विद्युत द्विध्रुव जो है इसे समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। ये जो समरूप विद्युत क्षेत्र है यहाँ बाह्य विद्युत क्षेत्र होगा और ये विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव का निर्माण दो बिंदु आवेशों के द्वारा होता है, एक ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक। परिमाण में दोनों क्या रहते हैं? समान रहते हैं। तो हम लोग कहेंगे क्या? 1 by 1 मतलब बारी बारी से एक एक करके दोनों बिंदु आवेशों को कहां से लाएंगे? अनंत से लेकर आएंगे। एक बार धनात्मक बिंदु आवेश को अनंत से लाएंगे और इस ये आवेश का जो स्थान दिया गया है विद्युत क्षेत्र में वहां तक लाने के दौरान विद्युत क्षेत्र के द्वारा कार्य निकालेंगे। इसके बाद ऋणात्मक बिंदु आवेश को अनंत से उसके दिए गए स्थिति तक लेकर आएंगे। लेकर आने के दौरान विद्युत क्षेत्र के द्वारा कुल कार्य निकालेंगे। कुल कार्य का माइनस करेंगे तो विद्युत द्विध्रुव के विद्युत स्थितिज ऊर्जा का कैलकुलेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया? आइए देखते हैं हम आगे। हम लोग यहां देखना है ध्यानपूर्वक, विद्युत क्षेत्र यहीं तक फैला हुआ है। देखिए आप लोग, इसके बाद इधर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। मतलब जब बिंदु आवेश को अनंत से लेकर आएंगे, मान लीजिए सबसे पहले धनात्मक बिंदु आवेश को लेकर जा रहे हैं उसके दिए गए स्थिति तक, तो अनंत से लेकर जाएंगे तो इधर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है तो यहां कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि जहां विद्युत क्षेत्र नहीं है तो आवेश पर विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाले विद्युत बल का मान 0 होगा। कोई बल नहीं लगेगा तो कार्य नहीं होगा और यहां तक कार्य 0। लेकिन जब यहां से आवेश विद्युत क्षेत्र में ज्यों ही प्रवेश करेगा, आवेश के विद्युत क्षेत्र के द्वारा आवेश पर क्या होगा? विद्युत बल आरोपित होने लगेगा। तो यहां देखिए, यहां ध्यान देंगे, यहां से यहां तक आवेश को लेके जाना है ऐसे। तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा धनात्मक बिंदु आवेश पर लगने वाले विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है और ये बल जो होगा आवेश के परिमाण और विद्युत क्षेत्र के परिमाण दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। आवेश के परिमाण और विद्युत क्षेत्र के परिमाण के गुणनफल के बराबर बल दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो जब धनात्मक आवेश को जब यहां से यहां जब लेकर जाएंगे तो देखिए क्या होगा? विस्थापन की दिशा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर। विस्थापन की दिशा किधर से किधर होती है? प्रारंभिक से अंतिम की ओर। प्रारंभिक से अंतिम मतलब विस्थापन इधर और बल की दिशा इधर, विपरीत हुआ ना। तो विस्थापन और बल जब विपरीत दिशा में हो गए तो बल और विस्थापन के बीच कोण कितना बनेगा? 180 डिग्री, क्योंकि विपरीत दिशाओं के बीच बना हुआ कोण 180 डिग्री के बराबर होता है। अब आइए देखते हैं, ऋणात्मक बिंदु आवेश को अनंत से ले जाना है इसके दी गई स्थिति तक। जब हम लोग ऋणात्मक बिंदु आवेश को अनंत से उसके दिए गए स्थिति तक ले जाएंगे
तो इधर जहां कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा कोई बल नहीं लगेगा। अब जब बल कहां से लगना शुरू होगा, यहां से जब ले जाएंगे ऋणात्मक बिंदु आवेश के स्थान तक तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा विद्युत बल लगेगा। देखिए यहां विद्युत क्षेत्र इधर और आवेश माइनस में है। आवेश पर विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत इधर हो गया, तो यहां बल भी इधर लगेगा। देख लीजिए आप लोग, ऋणात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाले बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। Q इंटू ई, ठीक है। आवेश का परिमाण गुना विद्युत क्षेत्र का परिमाण बराबर विद्युत क्षेत्र के द्वारा आवेश पर लगने वाला बल। तो यहां देखेंगे, एक मिनट, यहां गलत हो गया है, सॉरी, ये F माइनस यहां होगा। तो देखिए विस्थापन की दिशा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति, इधर से इधर ले जा रहे हैं, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर इधर विस्थापन की दिशा और बल की दिशा में इधर ही है, समान दिशा में। तो यहां बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री के। समान दिशाओं के बीच बना हुआ कोण 0 डिग्री के बराबर होता है और विपरीत दिशाओं के बीच बना हुआ कोण 180 डिग्री के बराबर होता है। तो देखिए यहां पर थीटा, आप देखोगे थीटा क्या है, विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वाह्य विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर दोनों के बीच का कोण है। तो यहां ई वेक्टर एवं ई वेक्टर के बीच का कोण ध्यान देंगे आप लोग, ये हो गया थीटा। अब क्या करना है देखेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, और देखेंगे आप लोग, जब आप लोग यहां परपेंडिकुलर डालेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज में अब देखिए आप लोग, ये हो जाएगा कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाला कोण हो गया। अब देखिए जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटे, इस तरह से बने हुए संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस थीटा कोण के लिए ये देखिए क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक ये माइनस क्यू आवेश। अब यहां से यहां तक दूरी मान लेते हैं b, ये अगर x मान लिया जाए तो ये भी क्या हो जाएगा x, और ये b हो गया आधार। समकोण त्रिभुज में ये b क्या है, आधार हो गया, और ये कर्ण हो गया। अब अगर आधार निकालना हो, b निकालना हो, तो देखेंगे यहां cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण 2a। कैसे, बड़े ये समकोण त्रिभुज में ये पूरा देख लीजिए, a और a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और फिर यहां से b इक्वल टू 2a cos थीटा, b इक्वल टू 2a cos थीटा। क्लियर हो गया, b इक्वल टू 2a cos थीटा। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग बारी बारी से। सबसे पहले धनात्मक बिंदु आवेश को अनंत से उसके दिए गए स्थान तक लेकर आना है। तो धनात्मक बिंदु आवेश क्या हो गया, प्लस स्मॉल क्यू को अनंत से उसके दी गई
स्थिति तक लाने के दौरान विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य। देखिए, धनात्मक बिंदु आवेश प्लस Q को अनंत से उसके दी गई स्थिति तक लाने के दौरान विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य कैसे निकालेंगे? WE1 कार्य बराबर बल, धनात्मक बिंदु आवेश पर कितना बल है? F प्लस इंटू विस्थापन इंटू कॉस थीटा। कार्य के फॉर्मूला में जो थीटा होता है बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है। तो यहां देखिए, बल का मान है Q इंटू E और विस्थापन का परिमाण, विस्थापन धनात्मक बिंदु आवेश को इधर तो कोई बल नहीं लगेगा, कोई कार्य नहीं होगा, बस यहां से यहां तक ले जाने में कार्य होगा। प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई विस्थापन का परिमाण होता है। विस्थापन की दिशा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर इधर और बल की दिशा इधर, दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री cos 180 डिग्री और WE1 इक्वल टू QE इंटू एक्स इंटू -1, ठीक है। और फिर यहां हो जाएगा माइनस WE1 इक्वल टू -Q इंटू E इंटू एक्स, -Q इंटू E इंटू एक्स। अब क्या करेंगे? अब यहां तो अब हम लोग को क्या करना है? ऋणात्मक बिंदु आवेश को अनंत से लेके आना है इसके दी गई स्थिति तक। अब जो है ऋणात्मक बिंदु आवेश -Q को अनंत से उसके दी गई स्थिति तक लाने के दौरान, ऋणात्मक बिंदु आवेश -Q को अनंत से उसके दी गई स्थिति तक लाने के दौरान विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य। तो देखिए आप लोग यहां WE2 क्या करेंगे? F इंटू F माइनस ऋणात्मक बिंदु आवेश पर लगने वाला बल F माइनस बल इंटू विस्थापन इंटू कॉस थीटा। और फिर देखिए बल का परिमाण Q इंटू E, विस्थापन का परिमाण क्या होगा? प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई कितना हो जाएगी? x प्लस b या b प्लस x, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ x प्लस b इंटू कॉस
0 डिग्री, क्योंकि अभी इस कंडीशन में क्या है, ऋणात्मक बिंदु आवेश पर लगने वाले बल की दिशा भी इधर है और विस्थापन की दिशा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर वो भी इधर है। समान दिशा में कोण 0 डिग्री, WE2 Q इंटू ई एक्स प्लस बी इंटू 1 और फिर यहां WE2 इक्वल टू Q इंटू ई एक्स प्लस बी। अब हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोगों को कुल कार्य का कैलकुलेशन करना होगा और कुल कार्य के लिए क्या करेंगे, WE1 और WE2 दोनों को जोड़ देंगे तो कुल कार्य का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो देखिए अब मैं मिटा रहा हूं इसे, आप लोग इसे लिखेंगे टोटल। यहां देखिए अब यहां हम लोग को क्या करना है, कुल कार्य। अब जो है विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य। यहां ध्यान देना है, कुल कार्य का मतलब हुआ धनात्मक बिंदु आवेश को लाने में किया गया कुल कार्य प्लस ऋणात्मक बिंदु आवेश को लाने में किया गया कुल कार्य। तो धनात्मक को लाने में किया गया कुल कार्य था WE इंटू एक्स, माइनस में था ये, और ऋणात्मक को लाने में किया गया कार्य WE इंटू एक्स प्लस बी, और इसके बाद WE बराबर माइनस क्यू ई इंटू एक्स प्लस क्यू इंटू ई इंटू एक्स प्लस क्यू इंटू ई इंटू बी। ये और ये कैंसिल हो गया और फिर यहां से WE क्यू इंटू ई इंटू बी। बी का वैल्यू कितना है हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं बी, और बी क्या आया था 2 इंटू ए इंटू कॉस थीटा। बी का कैलकुलेशन हम इसके पहले करा चुके हैं। और अब यहां देखिए WE इक्वल टू क्यू इंटू 2a को मैं यहां कर दिया इंटू ई इंटू कॉस थीटा। और बताइए यार थीटा क्या है, थीटा है पी वेक्टर और ई वेक्टर दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का कोण। तो यहां होगा Q इंटू 2a। किसी भी विद्युत विध्रुव के दोनों में से किसी भी एक बिंदु आवेश का परिमाण और दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी, इनका गुणनफल को कहते हैं P। P मतलब विद्युत विध्रुव आघूर्ण इंटू ई इंटू कॉस थीटा, जहां P इक्वल टू Q इंटू 2a और ये होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ध्यान देंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्लियर हो गया। और बताइए जब धनात्मक बिंदु आवेश ऋणात्मक बिंदु आवेश को अनंत से उनके दी गई स्थितियों तक लाने के दौरान विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कुल कार्य निकल गया, तो अब क्या करेंगे, अब इस विद्युत क्षेत्र के द्वारा किए गए कुल कार्य का ऋणात्मक कर देंगे।
तो विद्युत द्विध्रुव के विद्युत स्थितिज ऊर्जा का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो अब यहां लिखना होगा विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा विद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू माइनस WE, ये फॉर्मूला मैं बहुत पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं। और यहाँ U इक्वल टू माइनस P E इंटू कॉस थीटा, U इक्वल टू P माइनस P E कॉस थीटा। और इसके बाद देखिए आप लोग, अब ध्यान देंगे P क्या है, विद्युत विध्रुव आघूर्ण का परिमाण है, और E क्या है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण है। सदिश चैप्टर में याद करिए, आप लोग पढ़ चुके हैं, दो सदिशों का अदिश गुणनफल A वेक्टर डॉट B वेक्टर। दो सदिशों के अदिश गुणनफल को कैसे सूचित करते हैं, बिंदु के द्वारा। A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर होता है A वेक्टर का मॉड इंटू B वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा। ऐसा दिया रहेगा तो ये लिखेंगे, और ऐसा दिया रहेगा तो ये लिख सकते हैं। P वेक्टर का मॉड, यहां मॉड नहीं दिया है, केवल P दिया है। सदिश के ऊपर से एरो हटा दें तो मॉड हो जाएगा। सदिश के ऊपर अगर एरो है तो मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए मॉड लेना होगा, और अगर एरो हटा दें तो मॉड लेने की जरूरत नहीं है। एरो के बिना सदिश जो है खुद कैसा काम, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मॉड को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ E वेक्टर इंटू कॉस थीटा इक्वल टू यहां होगा P वेक्टर डॉट E वेक्टर। मतलब विद्युत विध्रुव के विद्युत विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र दोनों का अदिश गुणनफल का ऋणात्मक विद्युत विध्रुव के विद्युत स्थितिज ऊर्जा के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर हो गया। ये दोनों फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, एक ये और एक ये, U इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। तो आप लोग लिखें। तो अब हम लोग को पढ़ना है विशेष स्थितियां के बारे में। यहां पर सबसे पहला स्थिति है, पहला कंडीशन है, यदि P वेक्टर एवं E वेक्टर की दिशाएं समान हों। P वेक्टर एवं E वेक्टर की दिशाएं समान। देखिए, अगर P वेक्टर और E वेक्टर दोनों की दिशा समान हुआ, P वेक्टर और E वेक्टर की दिशा यदि समान हुआ तब क्या होगा, देखिए आप लोग ध्यान से। यदि P वेक्टर एवं E वेक्टर की दिशाएं समान हों, समान दिशाओं के बीच कोण कितना बनता है, 180 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री का ध्यान लिखना होगा। अर्थात थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। और तब यहां देखेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर माइनस पीई कॉस थीटा माइनस पी ई कॉस 0 डिग्री माइनस पीई इंटू 1 यू इक्वल टू माइनस पीई। ध्यान दीजिए, U इक्वल टू माइनस पी इंटू ई। इसका मतलब क्या होगा, अगर किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत विध्रुव को ऐसे रख देते हैं कि P वेक्टर और E वेक्टर, मतलब विद्युत विध्रुव का विद्युत विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर और बाह्य विद्युत क्षेत्र E वेक्टर दोनों की दिशाएं क्या हो जाए, समान हो जाए,
तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसका, विद्युत विध्रुव का माइनस पी इंटू ई के बराबर होगा। और ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा का यह मान जो है ना, इसका न्यूनतम मान होता है। तो यहां लिखना होगा विद्युत स्थितिज ऊर्जा का यह मान इसका न्यूनतम मान होता है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा का यह मान इसका न्यूनतम मान होता है। अब देखिए इसके बाद लिखना होगा यहां, अर्थात यू मिनिमम बराबर माइनस पी इंटू ई। याद रखिएगा ये भी। और कंडीशन, किस कंडीशन में विद्युत विध्रुव के विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होगा, किस कंडीशन में, जब विद्युत क्षेत्र में विद्युत विध्रुव ऐसे रहे कि विद्युत विध्रुव का पी वेक्टर और बाह्य विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर दोनों की दिशाएं क्या हो जाए, समान हो जाए। अब देखेंगे यहां सेकेंड कंडीशन, यदि पी वेक्टर एवं ई वेक्टर की दिशाएं परस्पर विपरीत हों। ठीक है, तो अगर विपरीत हो तो आप जानते हैं विपरीत दिशाओं के बीच कोण हमेशा कितना बनता है, 180 डिग्री का। तो यहां लिखना होगा अर्थात थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। और तब देखिए क्या होगा, यहां विद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर माइनस टी इंटू ई इंटू कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। और आप लोग पढ़े हैं cos 180 डिग्री इक्वल टू -1। तो यहां होगा u इक्वल टू प्लस p इंटू ई। याद रखिएगा u इक्वल टू माइनस p इंटू ई। क्या है, ये क्या है, u इक्वल टू माइनस p इंटू ई, ये है विद्युत स्थितिज ऊर्जा का न्यूनतम मान। और u इक्वल टू प्लस p इंटू ई, ये है विद्युत स्थितिज ऊर्जा का अधिकतम मान, मतलब महत्तम मान। तो यहां लिखना होगा विद्युत स्थितिज ऊर्जा का यह मान इसका महत्तम मान होता है। अर्थात देखेंगे आप लोग क्या हो जाएगा, महत्तम मान u मैक्सिमम एम ए एक्स, ये मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करेगा, प्लस p इंटू ई के बराबर होगा। और इसके बाद देखिए थर्ड नंबर, दो कंडीशन पढ़ लिए, पी वेक्टर ई वेक्टर समान दिशा में हो तो, पी वेक्टर ई वेक्टर विपरीत दिशाओं में हो तो, और अब पढ़ना अगर परस्पर लंबवत दिशाओं में हो तब क्या होगा। तो यदि पी वेक्टर एवं ई वेक्टर की
दिशाएं परस्पर लंबवत हो। बताइए, अगर पी वेक्टर ई वेक्टर लंबवत दिशाओं में हो तो इनके बीच बना हुआ कोण कितने डिग्री के बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। और तब यहां देखोगे आप लोग U इक्वल टू पी माइनस पी ई कॉस 90 डिग्री। जहां थीटा है वहां क्या कर देंगे? 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो यहां लिखना होगा U इक्वल टू माइनस पी इंटू ई इंटू 0 और U इक्वल टू 0। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये 3 स्पेशल कंडीशन है, स्पेशल केसेज हैं, हिंदी में कहते हैं विशेष स्थितियां। देखिए, अब हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ना है। इनका जरूरत आगे पढ़ने में कभी कभी पड़ जाता है, तो हम लोग याद रखेंगे। कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। तो देखिए आप लोग, फर्स्ट पॉइंट है, जब कोई विद्युत विध्रुव किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार से स्थित हो कि P वेक्टर एवं E वेक्टर की दिशाएं समान हो। मतलब जो विद्युत क्षेत्र है E वेक्टर और जो विद्युत विध्रुव है उसका विद्युत विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर, दोनों की दिशाएं क्या है? समान है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? देखिए, विद्युत क्षेत्र समरूप है और उसमें विद्युत विध्रुव स्थित है। तो आप लोगों को पढ़ाया गया है, पहले मैं बता चुका हूं, समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी भी तरह से विद्युत विध्रुव स्थित अगर रहे तो विद्युत विध्रुव पर आरोपित होने वाला परिणामी विद्युत बल का मान 0 के बराबर होता है। ये आप लोग पढ़ चुके हैं। समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत विध्रुव किसी भी तरह से रहे तो उस पर परिणामी विद्युत बल का मान 0 के बराबर होगा। समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत विध्रुव स्थित हो और P वेक्टर E वेक्टर की दिशा समान हो तो विद्युत विध्रुव पर आरोपित परिणामी बल आघूर्ण का मान भी 0 के बराबर होता है। और आप लोग आज थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि अगर विद्युत क्षेत्र समरूप हो और उसमें विद्युत विध्रुव स्थित हो और P वेक्टर E वेक्टर दोनों समान दिशा में हो तो विद्युत विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा माइनस विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है? न्यूनतम होता है। और ये माइनस P इंटू ई के बराबर होता है। समझ गए? माइनस P इंटू ई के इक्वल होगा, बराबर होगा। तो यहां सिग्मा F वेक्टर इक्वल टू 0, सिग्मा टाउ वेक्टर परिणामी बल आघूर्ण 0 और विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम। तो आप लोग याद रखिए, कोई भी पिंड हो अगर उस पर लगने वाला कुल बल 0 तो कहते हैं और कुल बल आघूर्ण 0 तो उस पिंड को क्या कहेंगे? साम्यावस्था में कहेंगे। बल अगर 0 हो तो इसे कहते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में स्थानांतरण साम्यावस्था में। बल आघूर्ण 0 हो तो इसको क्या कहते हैं? घूर्णन साम्यावस्था कहते हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और अगर कोई पिंड इक्विलिब्रियम में दोनों अगर हो तो केवल हम लोग इक्विलिब्रियम में कहेंगे, साम्यावस्था में कहेंगे। और यदि कोई पिंड साम्यावस्था में हो और उसका स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो तो पिंड को कहते हैं अस्थाई साम्यावस्था में। मतलब इस स्थिति में विद्युत विध्रुव को अस्थाई साम्यावस्था में कहा जाता है। इस स्थिति में विद्युत विध्रुव को अस्थाई साम्यावस्था में कहा जाता है। याद रखेंगे आप लोग। तो अब एक बात यहां आप लोगों को ध्यान देना है। आप लोग कहेंगे अस्थाई साम्यावस्था का मतलब क्या हुआ? अस्थाई साम्यावस्था, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए,
अस्थाई साम्यावस्था का मतलब होता है वह अवस्था जिसमें पिंड को अगर थोड़ा बहुत हम लोग डिस्टर्ब करें, इधर उधर करें, तो पिंड पुनः अपने पहले वाले अवस्था में आने की कोशिश करेगा। तो ऐसे ये स्थिति को कहते हैं अस्थाई साम्यावस्था में। कोई भी विद्युत विध्रुव को किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं और अगर पी वेक्टर ई वेक्टर दोनों समान दिशा में हो तो ऐसे स्थिति में विद्युत विध्रुव को अस्थाई साम्यावस्था में कहा जाता है। अब देखिए पुनः यहां, जब कोई विद्युत विध्रुव किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार से स्थित हो कि पी वेक्टर ई वेक्टर की दिशाएं समान नहीं हो, इस बार विपरीत हो। विद्युत क्षेत्र समरूप है तो विद्युत विध्रुव जब आप रखेंगे किसी भी तरह से, तो आप लोग पढ़े हुए हैं परिणामी विद्युत बल का मान 0 के बराबर होगा। और जब विद्युत क्षेत्र समरूप हो और उसमें विद्युत विध्रुव को आप ऐसे रखिए कि पी वेक्टर ई वेक्टर परस्पर विपरीत हो, तो इस कंडीशन में भी परिणामी बल आघूर्ण का मान 0 के बराबर होगा। बिल्कुल इसी के जैसा, परिणामी बल 0, परिणामी बल आघूर्ण 0, तो विद्युत विध्रुव को क्या कहेंगे? साम्यावस्था में। यहां भी कहेंगे साम्यावस्था में, लेकिन यहां थोड़ा अंतर है। अंतर क्या है? पी वेक्टर ई वेक्टर विपरीत दिशा में है और ऐसे स्थिति में विद्युत विध्रुव का विद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो मान होता है वो महत्तम होता है, मैक्सिमम होता है, और वो प्लस P इंटू ई के बराबर होगा। तो जब कोई पिंड साम्यावस्था में हो, साम्यावस्था में कब कहेंगे? कुल बल 0, कुल बल घूर्ण 0। साम्यावस्था में हो और स्थितिज ऊर्जा महत्तम हो तो ऐसे स्थिति में पिंड को अस्थाई साम्यावस्था में कहेंगे। अस्थाई साम्यावस्था में पिंड को तब कहते हैं जब पिंड अपने अस्थाई साम्यावस्था में अगर है तो आप थोड़ा सा उसे डिस्टर्ब करेंगे तो पिंड में जो डिस्टर्बेंस है, जो विस्थापन है, और अधिक हो जाए। जैसे विद्युत विध्रुव को अगर हम लोग विद्युत क्षेत्र में इस तरह से रखते हैं कि पी वेक्टर ई वेक्टर विपरीत दिशा में है और थोड़ा भी आप अगर विद्युत विध्रुव को आप ऐसे इधर उधर करेंगे तो पुनः विद्युत विध्रुव जो है आप थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे तो विद्युत विध्रुव जो है और अधिक अपने आप घूम जाएगा, मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसको कहते हैं अस्थाई साम्यावस्था। यहां लिखना होगा इस स्थिति में विद्युत विध्रुव को अस्थाई साम्यावस्था में कहा जाता है। समझ में आ गया? अस्थाई साम्यावस्था उस अवस्था को कहेंगे जिसमें अगर पिंड हो और हम थोड़ा विस्थापित करें तो पिंड पुनः अपने पहले वाले अवस्था में आ जाए। और अस्थाई साम्यावस्था उस अवस्था को कहते हैं जिसमें पिंड अगर हो तो आप थोड़ा भी उसे विस्थापित करेंगे तो विस्थापन और अधिक हो जाएगा और अधिक डिस्टर्ब हो जाएगा। इसको कहते हैं अस्थाई साम्यावस्था। क्लियर हो गया? तो आज इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।